बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 5 हिस्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 6 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरे जिस्म के मुसाम पसीना उगलने लगे, गर्दन पर चींटियां सी रेंगने लगी। मैंने बहुत हाई रिस्क लिया था। अंदाजे की बहुत मामूली सी गलती मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकती थी और मौत भी ऐसी अज़ियतनाक के उसके तसव्वुर ही से दिल कांपने लगा। वो दोनों तकरीबन 20 गज के फासले पर रह गए। मैंने कारा को पर दोनों हाथ जमाए, पैर की जोरदार ठोकर से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और चीखते हुए राइफल का ट्रिगर दबा दिया। सहरा का सुकून टूट गया। तड़तड़ाहट की आवाजों से फिजा कांप उठी। वो दोनों अगरचे बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन ये सूरत उनके लिए कतई गैर मुतवक्को थी। मेरी राइफल से निकली हुई गोलियां उनके जिस्मों के मुख्तलिफ हिस्सों में पेवुस होने लगी। उन दोनों की चीखें बड़ी भयानक थी। एक तो फौरन ही ढेर हो गया, जबकि दूसरा लड़खड़ा गया। गोलियां लगने के बावजूद उसने संभलने की कोशिश करते हुए फायर खोल दिया, मगर उसकी राइफल से निकली हुई गोलियां हमारी गाड़ी के छत के ऊपर से गुजर गई। तमाम 2 गोलियों ने छत के ऊपर वाले हिस्से में सुराख कर दिए थे और फिर वो भी तेवरा कर गिर गया। मुझे यकीन था कि वो सिर्फ 2 नहीं रहे होंगे, हो सकता है उस गाड़ी में 1 या 2 आदमी और भी मौजूद हों। मैंने अपनी राइफल का रुख उस गाड़ी की तरफ कर दिया। उस गाड़ी की विंड स्क्रीन और दोनों लैंप्स चिकनाचूर हो गए, लेकिन दूसरे ही लम्हे उस गाड़ी से भी फायरिंग शुरू हो गई। वो जो कोई भी था गालिबन ड्राइविंग सीट पर बैठा फायरिंग कर रहा था। उसकी कई गोलियां हमारी गाड़ी में भी लगी और फिर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मैंने एक और ब्रेस्ट मारा। इस मर्तबा दूसरी तरफ से जवाब नहीं मिला। मैं गाड़ी से उतरकर मोहतात अंदाज में दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। वो खुली छत की जीप थी। स्टीयरिंग के सामने एक आदमी ऊंधा पड़ा था। उसका जिस्म गोलियों से छिलनी था। उसका एक हाथ नीचे लटका हुआ था। एक बंदूक नीचे रेत पर पड़ी थी। मैं मुतमईन होकर वापस आ गया। लैंड क्रूजर का पिछला दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला तो उछल पड़ा। बीला वहां नहीं थी। दूसरी तरफ पैसेंजर सीट का दरवाजा खुला हुआ था। मैं एक झटके से सीधा हो गया। बेला जहरा में एक तरफ दौड़ी जा रही थी। वो तकरीबन 50 गज दूर जा चुकी थी। मैंने उसके पीछे दौड़ लगा दी। तकरीबन 100 गज दूर जाकर मैं उसे पकड़ने में कामयाब हो सका। वो बुरी तरह खौफजदा थी। उसका सांस फूला हुआ था और वो अपने आप को मुझसे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैंने झुककर उसे कंधे पर लाद लिया और लैंड क्रूजर की तरफ दौड़ लगा दी। मुझे छोड़ दो, वो अकलाई। अब वो दुनिया के किसी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो इंसान नहीं, दरिंदे हैं, राक्षस। मुझे यहीं छोड़ दो, यहीं मर जाने दो। उनके हाथ आ जाने की बजाय मैं इस रेगिस्तान में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाना बेहतर समझती हूँ। पागल हो गई हो? मैंने उसे पैसेंजर सीट पर पटक दिया और खुद ऊपर से घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राइफल सीट के पास नीचे रख ली और इंजन स्टार्ट कर दिया। मुझे रास्ता बताती रहना, ऐसा ना हो कि हम सहरा में ही चक्कर लगाते रहें। उसने इधर उधर देखा और एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने गाड़ी उसी तरफ मोड़ दी और रफ्तार बढ़ाता चला गया। वहां से रवाना होते वक्त बेला ने रेत पर पड़ी हुई वो दोनों लाशें भी देख ली थी। वो 3 थे, तीनों खत्म हो गए। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, अब वो हमारा पीछा नहीं करेंगे। ये भूल है तुम्हारी। बेला अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली, वो लोग नरक तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी वजह से मैं भी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता। फिलहाल कुछ समझने की कोशिश मत करो। मैंने उसकी बात काट दी और दाईं तरफ रोशनी की तरफ देखने लगा जो अब वाज़ेह होती जा रही थी। मेरा ख्याल है अब उस तरफ हमें कोई खतरा नहीं। हम शहर के बाहर से होते हुए किसी तरफ निकल जाएंगे। ये इलाका तुम्हारा देखा बाला है, मुझे रास्ता बताती रहना। इस मर्तबा बेला जवाब देने की बजाय इधर उधर देखती रही। कदालिया ज्यादा बड़ा शहर नहीं था, एक कस्बा था और मेरा ख्याल है खासा बारौनक कस्बा था। बैरूनी सड़क पर भी दुकानें वगैरह थी। ये शाम का इब्तदाई हिस्सा था। उस सड़क पर भी रौनक थी। कहीं कहीं मुझे गाड़ी की रफ्तार कम करनी पड़ती और ये बात मैंने खास तौर से नोट की थी कि बाद लोगों ने बड़ी हैरत से गाड़ी की तरफ देखा था। चंद मिनट बाद हम कस्बे को पीछे छोड़ आए। अब हमारी लैंड क्रूजर एक वीरान सड़क पर दौड़ रही थी जिसके दोनों तरफ खेत थे, लेकिन खेतों का ये सिलसिला जल्दी खत्म हो गया। अब सड़क के दोनों तरफ बंजर और पथरीला वैराना था। तकरीबन 1 घंटे बाद एक छोटी सी बस्ती दिखाई दी। बस्ती में यकीनन ऐसी दुकानें भी होंगी जहाँ से खाने पीने की कोई चीज मिल सके। मुझे बड़े जोर की भूख लग रही थी। आधी रात के वक्त रईस कुब्बू के डेरे पर खाना खाया था और उसके बाद पानी पर ही गुजारा होता रहा था और इस वक्त तो पानी भी नहीं था। डैशबोर्ड का कंपार्टमेंट खोलकर देखो, शायद इसके अंदर कुछ रकम मिल जाए, मैंने बेला की तरफ देखते हुए कहा। बाल लोग डैशबोर्ड में कुछ न कुछ जरूर रख छोड़ते हैं। बेला कंपार्टमेंट खोलकर अंदर हाथ मारने लगी। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। उस कंपार्टमेंट में पेट्रोल की 2-3 रसीदों और चंद दीगर कागजात के अलावा एक माकूल रकम भी मौजूद थी। मैं तो समझी थी कि पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ेगी या किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे, मगर ये समस्या भी हल हो गई। वो नोट गिनते हुए बोली, चोरी के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, मगर इतना जानता हूँ कि तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की नहीं, सिर्फ एक इशारा करने की जरूरत होगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुझे घूर कर रह गई और नोट मेरी तरफ बढ़ा दिए। 1218 रुपए हैं। ये रकम अपने पास ही रखो, मैंने कहा।
आगे बस्ती में कोई मुनासिब जगह देखकर गाड़ी रोकूंगा, तुम किसी दुकान से खाने पीने की कुछ चीजें ले आना। हम बस्ती में पहुंच गए। एक छोटा सा गांव था जिसकी चारों गलियां एक चौराहे की सूरत में मिलती थी। चौराहे के ऐन बीच में बरगद का बहुत बड़ा दरख्त था जिसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था। उस चौराहे पर चारों तरफ चंद दुकानें भी थी। यहाँ किसी होटल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अलबत्ता हलवाई की एक दुकान नजर आ गई। दुकान के सामने कुशादा चबूतरे पर पत्थरों के चूल्हों पर 2 कढ़ाइयां रखी हुई थी। 3-4 आदमी भी खड़े दिखाई दिए। मैंने कुछ आगे जाकर गाड़ी रोक ली। बिला उतरकर उस दुकान की तरफ चली गई। मैं सीट के पास पड़ी हुई काराकोफ उठाकर चेक करने लगा। मैगजीन निकालकर देखा तो बड़ा हल्का महसूस हुआ। रेगिस्तान में मैंने अच्छी खासी फायरिंग की थी। या तो मैगजीन खाली हो चुका था या इसमें 2-4 गोलियां ही बची होंगी। मैंने पिछली सीट पर झुककर भरा हुआ मैगजीन उठाकर राइफल में फिट किया और खाली मैगजीन सीट पर फेंक दिया। और जब मैंने हलवाई की तरफ देखा तो मुझे सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। बिला वहां नहीं थी। मैं दूसरी दुकानों की तरफ देखने लगा, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं गाड़ी से उतर गया। गन मेरे हाथ में थी। चंद कदम आगे बढ़कर मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा। मजीद आगे जाकर मैं हलवाई की दुकान से बिला के बारे में पूछना चाहता था कि मुंह से बेइख्तियार सांस निकल गया। वो चौराहे की दूसरी तरफ से आ रही थी। मैं वहीं रुक गया। बिला के एक हाथ में प्लास्टिक का थैला था। गाड़ी में बैठते ही मैंने इंजन स्टार्ट किया और वो थैला गोद में रखकर खोलने लगी। वो बहुत कुछ लेकर आई थी, लेकिन सबसे मजे की चीज तंदूर की पकी हुई वो रोटी थी जिसे बेसन में लपेट कर तला गया था। बेसन में अनारदाना और आलू के छोटे छोटे टुकड़े भी थे। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाले रखा और दूसरे हाथ से रोटी का रोल बनाकर खाने लगा। ये सड़क हमें कहाँ ले जाएगी? मैंने बिला की तरफ देखते हुए पूछा। तकरीबन 30 मील आगे एक बड़ा कस्बा है जहाँ से एक सड़क जोधपुर, दूसरी माउंट इबू और तीसरी बारमीर से होती हुई जैसलमेर की तरफ चली जाती है। मेरा ख्याल है हम बारमीर की तरफ निकलेंगे, वो रास्ता हमारे लिए ज्यादा महफूज रहेगा। लेकिन क्या? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। मुझे शुबा है कि उन्होंने फोन पर अगले कस्बे में अपने आदमियों को इतला कर दी होगी और हमें वहां से रोकने की कोशिश की जाएगी। बेला ने जवाब दिया। उस कस्बे से पहले किसी तरफ निकलने का कोई रास्ता नहीं है? मैंने पूछा। 1-2 कच्चे रास्ते हैं जो छोटी छोटी पहाड़ियों और रेगिस्तान से होकर गुजरते हैं। वो रास्ते अगरचे ज्यादा महफूज नहीं, लेकिन मजबूरी की हालत में ऐसे ही किसी रास्ते पर निकलना पड़ेगा, बेला ने कहा। ये सड़क ज्यादा अच्छी नहीं थी। कहीं तो इतने बड़े बड़े खड्ड थे, एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना पड़ता था और उस वजह से गाड़ी की रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी। उस छोटे से गांव से हमें कोई 20 मील का फासला तय कर चुके थे और वो कस्बा अभी तकरीबन 10 मील दूर था। ये अंदाजा तो हो चुका था कि वो बहुत खतरनाक लोग थे और उनके पास अपना बेहतरीन मवासलाती निजाम भी मौजूद था। वो हमें घेरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन मैं अब तक ये नहीं जान सका था कि मुझसे उन्हें दुश्मनी क्या थी जो मुझे पाकिस्तान से अगवा करके यहाँ लाए थे और किसी खास जगह पर ले जाना चाहते थे। उनके कई आदमी मेरे हाथों मारे जा चुके थे और अब तो शायद वो मुझे जिंदा नहीं देखना चाहेंगे। बीला भी मुझे उनके हवाले नहीं कर सकी थी। वो शायद यही समझे होंगे कि मैं बीला की मदद से भागने में कामयाब हुआ हूँ और इस तरह बीला भी अब उनकी मुजरिम थी और उसकी जिंदगी को भी खतरा था। मैं अब तक कोई हिकमत अमली तय नहीं कर सका था सिवाय इसके कि अपना दिफा करूं और उनसे छुपता फिरूं। अगर मुझे सारे हंगामे का पस मंजर मालूम हो जाता तो शायद मैं उन लोगों से निपटने के लिए कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार कर लेता। बीला मेरे साथ थी, लेकिन उसने अभी तक जबान नहीं खोली थी कि ये कौन लोग हैं और मुझे कहां और क्यों ले जाना चाह रहे थे। मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि एक जोरदार धमाका हुआ और गाड़ी लड़खड़ा गई। मैंने जल्दी से ब्रेक पैडल दबा दिया। ड्राइविंग साइड का फ्रंट टायर ब्रेस्ट हो गया था। मैं उसे इत्तेफाक समझा, लेकिन बीला की चीख सुनकर चौंक गया। वो उस तरफ, उसने चीखते हुए इशारा किया। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। सड़क से जरा हटकर झाड़ियों में 2 आदमी भागते हुए देखकर सारी बात समझ में आ गई थी। टायर इत्तेफाकन ब्रेस्ट नहीं हुआ था, उस पर फायर किया गया था और हैरत है कि मुझे गोली की आवाज सुनाई नहीं दी थी। और फिर उसी लम्हे एक गूंजती हुई आवाज मेरी समाज से टकराई। तुम लोग हमारी राइफलों की जद पर हो, हाथ उठाकर नीचे उतर आओ वरना गाड़ी समेत तबाह कर दिए जाओगे। मैंने साइड में रखी हुई क्लाशनकोफ उठा ली और बेला की तरफ देखते हुए सरगोशी की, नीचे होकर बैठ जाओ और जैसे ही फायरिंग शुरू हो दूसरी तरफ कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर जाना। अब मैं दूसरी तरफ घूम गया और झाड़ियों की तरफ रुक करके चीखा, हम नीचे उतर रहे हैं, खाली हाथ हैं, गोली मत चलाना। कोई गलत हरकत की तो जिंदा नहीं बच सकोगे। झाड़ियों की तरफ से वही आवाज सुनाई दी। मेरा मकसद पूरा हो गया था। मैंने झाड़ियों में 2 इबलों को देखा था और अब पता चल गया था कि वो सिर्फ वही थे और मुझे आवाज से कम अज कम एक ही पोजीशन का अंदाजा हो गया था। मैंने दरवाजा खोल दिया और जमीन पर पैर रखने से पहले ही राइफल का ट्रैगर दबा दिया। उसके साथ ही मैंने सीट से कूदकर बाईं तरफ छलांग लगा दी थी। झाड़ियों की तरफ से चीख की खौफनाक आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही जवाबी फायरिंग शुरू हो गई। बहुत जल्द अंदाजा हो गया कि फायरिंग सिर्फ एक आदमी कर रहा था, जिसका मतलब था कि दूसरा मेरी गोली का निशाना बन गया था। मैं लैंड क्रूजर की आड़ में हो गया। बीला सीट से उतरकर गाड़ी से टेक लगाए खड़ी थी। झाड़ियों की तरफ से फायरिंग हो रही थी।
उस तरफ से गाड़ी की खिड़कियों के शीशे चिकना चूर हो गए थे और मुझे यकीन था कि उस तरफ से गाड़ी के दरवाजे भी छिलनी हो गए होंगे। मैंने जेब से रिवाल्वर निकालकर बीला के हाथ में थमा दिया। वो मौका पाकर मेरी पुश्त में भी उस रिवाल्वर की गोली उतार सकती थी, लेकिन सूरत हाल का उसे अंदाजा हो चुका था और मुझे यकीन था कि वो मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगी। उस तरफ इक्का दुक्का फायर करती रहो, मैं उस तरफ देखता हूँ। मैंने बीला को इशारा किया और गाड़ी की आड़ लेकर झाड़ियों की तरफ फायर करने लगा। ये मुकाबला ज्यादा देर तक जारी नहीं रह सका। एक एवले को झाड़ियों से निकलकर टीलों की तरफ भागते हुए देखकर मैंने फायर खोल दिया। वो चीखता हुआ ढेर हो गया। मैंने भी उसी तरफ दौड़ लगा दी। उसकी टांगों में गोलियां लगी थी और वो अपने आप को घसीटता हुआ टीले की तरफ ले जा रहा था। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। मन्ने क्षमा कर दे वो महाराज। उस शख्स ने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मारे निक्के निक्के बाल बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अगर तुम मेरे होने वाले बच्चों को अनाथ और बीवी को विधवा कर देते तो क्या होता? मैंने उसे ठोकर मारते हुए कहा। फिर उससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा। वो सिर्फ 2 आदमी मोटरसाइकिल पर यहाँ आ गए थे। आगे भी कई मुकामात पर नाकाबंदी की गई थी। मैंने राइफल की नाल उसकी खोपड़ी से लगाकर ट्रैगर दबा दिया। मैं ऐसे किसी आदमी को जिंदा छोड़ने के हक में नहीं था जो मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर देना चाहता हो। झाड़ियों में छुपी हुई मोटरसाइकिल स्टार्ट करने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। मैं मोटरसाइकिल सड़क पर लाकर स्टार्ट करते हुए चीखा, बीला जल्दी से बैठ जाओ, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना है। बीला मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उतरकर लैंड क्रूजर की तरफ दौड़ गई। चंद सेकंड बाद वापस आई तो उसने वो प्लास्टिक का थैला उठा रखा था जिसमें खाने पीने की चीजें थी। वो सीट पर दोनों पैर रखकर बैठी थी। आगे को झुककर उसने दोनों बाजू मेरे सीने से लपेट लिए थे। कोई और मौका होता तो मैं इस खुशगवार सिचुएशन से जरूर लुत्फअंदोज होता, लेकिन इस वक्त तो हम दोनों की जान पर बनी हुई थी। उस शख्स ने बताया था कि आगे जगह जगह रोड ब्लॉक थे ताकि अगर हम एक जगह से बच निकले तो दूसरी जगह रोकने की कोशिश की जाए। मैंने मोटरसाइकिल की बत्ती नहीं जलाई, रफ्तार भी तेज नहीं की थी। मेरी नजरें सर्च लाइट्स की तरह दाएं बाएं घूम रही थी और फिर अचानक ही मैंने मोटरसाइकिल दाईं तरफ एक कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। पथरीला रास्ता गैर हमवार था और उसके दोनों तरफ टीले थे। तकरीबन 1 घंटे बाद हम टीलों से निकलकर एक पुख्ता सड़क पर पहुंच गए। आगे मैदानी इलाका था और सड़क के दोनों तरफ खेत थे, लेकिन दूर छोटी छोटी पहाड़ियों की तारीक केबले भी दिखाई दे रहे थे। दाएं बाएं 2 छोटी बस्तियां भी दिखाई दी, लेकिन हम रुके बगैर उन बस्तियों से निकल गए थे। मुझे मालूम नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं और ये सड़क हमें कहाँ ले जाएगी। मैं तो इस इलाके से बहुत दूर निकल जाना चाहता था। मुझे यकीन था कि उन्हें अपने 2 और आदमियों के कत्ल का पता चल गया होगा और मौत के अरकारे हर तरफ से हमारा पीछा कर रहे होंगे। आगे फिर छोटी छोटी पहाड़ियां शुरू हो गई थी। उन पहाड़ियों के दामन में एक छोटी सी बस्ती के करीब से गुजरकर सड़क का एक मोड़ घूमे ही थे कि मुझे मोटरसाइकिल की रफ्तार कम कर लेनी पड़ी। आगे एक गाड़ी खड़ी थी जिसके हेडलैम्प्स रोशन थे। हम पूरी तरह रोशनी में नहा गए थे। उस गाड़ी के सामने रोशनी में 2-3 आदमी भी नजर आ रहे थे। वो सब के सब धोती कुर्तों में थे और फिर मुझे उस रोशनी में एक साड़ी का आंचल भी लहराता हुआ नजर आ गया। एक आदमी सड़क के वस्त में आकर हमें रुकने का इशारा कर रहा था। मुझे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, इसलिए करीब पहुंचकर मैंने मोटरसाइकिल रोक ली। वो एक छोटा सा पिकअप ट्रक था जिसमें कुछ औरतें और बच्चे भी भरे हुए थे और 2 आदमी हमारे करीब आ गए। उन्होंने बताया कि पिकअप की कमानी टूट गई है और वो लोग कोई 1 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। इसी दौरान इस तरफ से कोई गाड़ी भी नहीं गुजरी जिससे कोई मदद ली जा सके। मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं जिससे टूटी हुई कमानी की मुरम्मत की जा सके। एक कृपा तो कर सकते हो महाराज, वो शख्स बोला। यहाँ से 15 कोस आगे बीलापुर नाम का गांव है, वहाँ अमीर सिंह की दुकान है। उसको बता दो कि मान सिंह का ट्रक यहाँ खराब हो गया है, वो अपना ट्रक लेकर आ जाए। हमीर सिंह की दुकान इस वक्त खुली होगी? मैंने पूछा। उसकी दुकान पूरी रात खुली रहती है, उस शख्स ने कहा। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ भैया, मेरा ये संदेशा हमीर सिंह को जरूर दे देना। तुम लोग इस वक्त कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा। बीलापुर से आगे जीन मंदिर की यात्रा को गए थे भैया, उस शख्स ने जवाब दिया। बीलापुर कैसी जगह है? वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं? मैंने एक और सवाल किया। ये लोग इत्तेफाक से मिल गए थे और मैं इनसे कुछ मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। कोई गड़बड़ तो नहीं, पर हाँ, वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखते हुए बोला, सुना है नागराज के कुछ मनुष्य वहाँ बैठे हुए हैं और उन्हें कुछ अपराधियों की तलाश है, एक मर्द और एक नारी। वो कहते कहते रुक गया और फिर बारी बारी हम दोनों की तरफ देखने लगा। मैंने कैराकूफ टी-शर्ट के अंदर डाल रखी थी, अगर उसे राइफल नजर आ जाती तो शायद कुछ समझ जाता। ठीक है, मैं अमीर सिंह को तुम्हारा संदेशा पहुंचा दूंगा, मैंने कहा और मोटरसाइकिल को गियर में डालकर क्लच छोड़ दिया। बीलापुर तक जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, बीला ने मेरे कान से मुंह लगाते हुए कहा। मैं समझ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। ये नागराज कौन है और हम किस तरफ जा रहे हैं? बीलापुर के नाम से मैं समझ गई हूँ कि हमारा रुख माउंट ईबू की तरफ है, बीला ने जवाब दिया। माउंट ईबू ही वो जगह है जहाँ तुम्हें ले जाया जाना था। और नागराज? वो एक लम्हे को खामोशी फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, नागराज इस गिरोह का हेड है। वो एक साधु के बेस में रहता है, लेकिन इंसान नहीं, दरिंदा है, राक्षस, शैतान। उसके हाथ बहुत लंबे हैं
और वो बहुत बड़ा अपराधी है, मगर कोई आज तक उस पर हाथ नहीं डाल सका। पुलिस के बड़े बड़े अफसर उसका नाम सुनते ही कांपते हैं, बड़े बड़े नेता उसके इशारों पर नाचते हैं। हम गलत रास्ते पर निकल आए हैं। मुझे अंदाजा नहीं हो सकता था कि हम मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन बीलापुर के नाम से मुझे ये रास्ता याद आ गया। उस गांव से 3-4 मील पहले बाईं तरफ पहाड़ियों में एक कच्चा रास्ता है। मैं तुम्हें बता दूंगी, मोटरसाइकिल उस तरफ मोड़ देना। मैंने मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। मेरे दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। बीला अब थोड़ा बहुत खुली थी, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहता था। और फिर दफादन बीला की चीखती हुई आवाज सुनकर मैं चौंक गया। हमारे पीछे कोई गाड़ी आ रही है, बहुत तेजी से। मैंने हैंडल पर लगे हुए आईने का जाविया दुरुस्त करके देखा। अकब में बहुत दूर रोशनी चमकती हुई नजर आ रही थी। मेरा ख्याल ये नागराज के आदमी हैं जो कस्बे से हमारे पीछे आ रहे होंगे। उन यात्रियों ने उन्हें बता दिया होगा कि हम मोटरसाइकिल पर उस तरफ जा रहे हैं। मोटरसाइकिल उन पहाड़ियों में किसी भी कच्चे रास्ते पर उतार लो, बीला ने चीख कर कहा। वो गाड़ी बहुत तेजी से करीब आ रही है। मैंने मोटरसाइकिल अचानक ही दाईं तरफ एक तंग से रास्ते पर मोड़ दी। चट्टानों के दरमियान बल खाता हुआ पथरीला रास्ता अंदर तक चला गया था और आखिरकार ये रास्ता एक चट्टान पर खत्म हो गया। आगे अमूदी ढुलान थी। मैंने मोटरसाइकिल रोक ली। उस वक्त ब्रेकों की तेज चिड़चिड़ाहट के साथ सड़क पर गाड़ी के रुकने की आवाज भी सुनाई दी थी। नीचे उतरो, जल्दी करो, मैंने बीला से कहा। बीला उतर गई। मैं मोटरसाइकिल को ढुलान पर जरा आगे ले आया और फिर उसे हल्का सा धक्का देकर छोड़ दिया। मोटरसाइकिल ढुलान पर बड़ी तेजी से कुछ दूर तक सीधी चलती रही, फिर उलटकर लुढ़कने लगी। उसका हेडलैम्प अब भी रोशन था। मैंने शर्ट के नीचे से राइफल निकाल ली और बीला का हाथ पकड़कर एक चट्टान पर चढ़ने लगा। बीला के उस हाथ में थैला था और दूसरे हाथ में उसने रिवॉल्वर पकड़ लिया था। उन चट्टानों पर हमारा रुख सड़क की तरफ था। हम जिस रास्ते से मोटरसाइकिल पर चट्टानों में दाखिल हुए थे, उस तरफ से जोर जोर से बोलने और दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हम सड़क के किनारे वाली चट्टान पर पहुंच गए। मैं एक पत्थर की आड़ से बड़ी एहतियात से सड़क की तरफ देखने लगा। वो एक जीप थी जिसके हेडलैम्प्स रोशन थे, लेकिन जीप या उसके आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक छोटा सा पत्थर उठाकर जीप की तरफ उछाल दिया। कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ। मैंने बीला को इशारे किया और चट्टान से छलांग लगा दी। बुलंदी 8-10 फुट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन बीला नीचे गिरते ही करा उठी। उसकी टांग में पहले ही तकलीफ थी। मैं उसका हाथ पकड़कर जीप की तरफ दौड़ने लगा। बीला बुरी तरह लंगड़ा रही थी। उनकी तादाद 2 या 3 तो जरूर होगी और मेरे ख्याल में वो दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ थे जो जीप छोड़कर सब के सब हमारे पीछे पहाड़ियों की तरफ भाग खड़े हुए थे। मैंने बीला को पैसेंजर सीट पर बैठने में मदद दी और ऊपर घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन स्टार्ट करके मैंने शरारतन एक मर्तबा हारन बजाया और फिर जीप को एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। हारन की आवाज सुनकर वो लोग सब हैरान होकर रह गए होंगे। तुम वाकई ज़हीन आदमी हो, बीला मेरी तरफ देखते हुए बोली। मैं तो समझी थी इन चट्टानों में फंसकर मारे जाएंगे, मगर तुम्हारी ज़हानत ने काम कर दिखाया। अगर बेवकूफ होता तो बहुत पहले मारा जा चुका होता, मैंने जवाब दिया। अब रास्ते का ख्याल रखना, अगर गलती से बीलापुर पहुंच गए तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इस वक्त मुझे बड़े जोर की भूख लगने लगी है। अपनी जंबील में से कोई चीज निकाल कर दो खाने के लिए। बीला ने थैला खोल दिया। थैले में कुछ और चीजें भी थी, लेकिन मुझे बेसन वाली रोटी पसंद आई थी। उस वक्त भी बीला ने मुझे वो रोटी ही दी थी जिसे मैं मजे ले लेकर खाने लगा। बीला भी वही रोटी खाती रही। ये भी बगैर छत की खुली जीप थी। तेज आवाज सामने से टकरा रही थी। बीला ने रफ्तार कम करने को कहा और मुतजस्सिस निगाहों से दाएं बाएं देखने लगी। तकरीबन 1 मील का फासला इस तरह तय हो गया और फिर इसने एक तरफ चट्टानों में एक तंग से रास्ते की तरफ इशारा किया। उस तरफ मोड़ लो, उसने कहा। वो रास्ता ज्यादा कुशादा नहीं था, लेकिन मुझे जीप उस तरफ मोड़ने में ज्यादा दुश्वारी भी पेश नहीं आई। आगे नशीब की तरह वो रास्ता बतदरीज कुशादा होता चला गया था। हम तकरीबन 2 घंटों तक पहाड़ियों में चलते रहे। वो रास्ते आड़े तिरछे थे। यहाँ पहाड़ियों में घास और सरसब्ज झाड़ियां थी और दरख्त भी बकसरत नजर आ रहे थे। निस्फ घंटा मजीद सफर करने के बाद हम एक झील के किनारे पर पहुंच गए। करीब ही 2-3 छोटी इमारतें भी नजर आ रही थी और उनसे कुछ दूर कदरे बुलंदी पर एक मंदिर का एवला भी दिखाई दे रहा था। मैंने जीप काठी नुमा एक इमारत की पिछली तरफ ले जाकर रोक दी और हम दोनों नीचे उतर आए। मगरब की तरफ रात के आखिरी पहर का चांद मुरझाया हुआ सा दिखाई दे रहा था। झील के पुरसुकून पानी में चांद का अक्स भी हिलकोरे लेता हुआ दिखाई दे रहा था। सब्जी और झील की वजह से मौसम में कदरे खन की आ गई थी। हम झील से उतरकर कॉटेज के बरामदे में बैठ गए। रात की तारीकी में अंदर जाना मुनासिब नहीं था। यह अंदाजा तो मैं पहले ही लगा चुका था कि मंदिर और ये इमारतें वीरान पड़ी हैं, इसलिए किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं था। ये कौन सी जगह है? मैंने बीला से पूछा। भोलेनाथ की झील है, बीला ने जवाब दिया। बाहर के लोगों में आम ये था से रह के राजस्थान, रेगिस्तान और बंजर पहाड़ियों पर मुश्तमिल वीरान इलाका है, लेकिन ये बड़ी हसीन जगह है। कई पहाड़ियों में जगह जगह ऐसी झीलें मिलेंगी। जितनी खूबसूरत और तारीखी इमारतें राजस्थान में हैं, उतनी हिंदुस्तान के किसी और खित्ते में नहीं है। सबसे ज्यादा कले भी राजस्थान ही में है।
جو آج بھی اس خطے کی ماضی کی عظمت کی یاد دلاتے ہیں۔ ہندوستان کے اس خطے راجپوتانہ نے ہندوستان کی سیاست میں ہمیشہ اہم رول ادا کیا ہے۔ اس خطے نے بڑے بڑے بہادر سورما اور جنگجو پیدا کیے ہیں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، کہا جاتا ہے کہ 700 سال پہلے ہندوستان کے بادشاہ علاؤ الدین خلجی نے راجپوتانہ کی مہارانی کا حسن کا چرچا سنا تو اس نے اسے حاصل کرنے کا عہد کرتے ہوئے چتوڑ پر حملہ کر دیا۔ راجپوت تلواریں سونت کر مقابلے میں آ گئے۔ مہارانی نے شاہی خاندان کی 14,000 عورتوں کے ساتھ خودکشی کر لی۔ اس جنگ میں علاؤ الدین خلجی کو فتح تو ہوئی، مگر اسے مٹھی بھر راکھ کے سوا کچھ نہیں ملا۔ راجپوتانہ کے راجواڑے میں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے رہے، لیکن انہوں نے جب بھی متحد ہو کر مقابلہ کیا، دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ پورے راجستھان میں بکھری ہوئی شاندار عمارتیں دیکھ کر تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ کس قدر شاندار زندگی گزارتے تھے۔ راجپوتوں کو آج بھی ہندوستانی معاشرے اور سیاست میں اہم مقام حاصل ہے۔ اور یہ ناگراج کون ہے؟ بیسل موضوع پر آ گیا۔ کیا اسے بھی ہندوستان کی سیاست میں کوئی اہم مقام حاصل ہے؟ ناگراج، بیلا کا منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ ناگراج وہ ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، چند سال پہلے تک ناگراج ایک بہت معمولی سا سادھو ہوا کرتا تھا جو وادی ناتھ مندر کی سیڑھیوں پر پڑا رہتا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ طاقت پکڑتا چلا گیا اور پھر اس طاقت کے بل بوتے پر وہ وادی ناتھ مندر کا پروہت بن گیا۔ اس سے ایک دن پہلے پرانا پروہت پراسرار طور پر ہلاک ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مندر پر قبضہ کرنے کے لیے ناگراج ہی نے اسے مروا دیا تھا۔ ناگراج کو زہریلے سانپ پالنے کا شوق ہے۔ وہ لوگوں کو ان سانپوں کے شوبدے دکھاتا رہتا ہے۔ اس کا اصلی نام تو کوئی نہیں جانتا، لیکن ان ناگوں کی وجہ سے وہ ناگراج کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناگراج اس قدر طاقت اختیار کر گیا کہ بڑے بڑے پولیس افیسر بھی اس کے نام سے تھر تھر کانپنے لگے۔ جے پور کے نیتا بھی آدی ناتھ مندر کی یاترا کے لیے وہاں آنے لگے۔ مندر کی یاترا تو ایک بہانہ تھا۔ وہ گھنٹوں ناگراج سے راز و نیاز میں مصروف رہتے، اور پھر ایک مرتبہ لوگوں نے راجستھان کے چیف منسٹر کو بھی ناگراج کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا۔ راجستھان کے تمام نیتا اور وزیر اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، اور پھر چند سال پہلے ملک کی ایک اہم ترین شخصیت کو ناگراج کے چرنوں میں جھکتے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ وہ اہم شخصیت کون تھی؟ میں نے پوچھا۔ اشوک پردھان، بیلا نے جواب دیا۔ وہ حکومت کے ایک اہم منصب پر فائز ہے۔ اسے ہندوستان کی خارجہ پالیسی کا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ پڑوسی ممالک کے خلاف جوڑ توڑ اور سازشیں تیار کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کا دماغ کہا جاتا ہے۔ اوہ، میں چونک گیا۔ را کے بارے میں نے بہت کچھ سنا تھا، مگر ناگراج سے را کے سربراہ کا تعلق ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بیلا بھی اب آہستہ آہستہ کھل رہی تھی۔ یہ بات اب ڈکی چھپی نہیں تھی کہ پڑوسی ممالک خصوصاً پاکستان کے خلاف ہر سازش کے پیچھے را کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ غلط بھی نہیں ہے۔ ایک مضبوط، خوشحال اور مستحکم پاکستان کے لیے بھارت بہت بڑا خطرہ ہے۔ بھارت کو چین سے اتنا خوف کبھی نہیں رہا جتنا وہ پاکستان سے خوف زدہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بھارتی حکمران پاکستان کے خلاف سازش کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے۔ بلا چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، چند سال پہلے را کے سربراہ اشوک پردھان نے پاکستان کے خلاف ایک اور خوفناک سازش تیار کی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس منصوبے پر عمل کر کے پاکستان میں اندرونی طور پر وسیع پیمانے پر انتشار پیدا کر کے وہاں کی حکومت کو اس طرح اپنے اندرونی وسائل میں الجھا دیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی اور طرف توجہ نہ دے سکے۔ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے را کو ناگراج جیسے آدمیوں کی ضرورت تھی۔ اور وہ سازش کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ آتنکواد، بیلا نے جواب دیا۔ اشوک پردھان کا خیال تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی پھیلا کر وہاں کی حکومت کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ جب سڑکوں پر آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہو، راہ چلتے لوگوں کو اچانک ہی خون میں نہلا دیا جائے، سڑکوں پر لاشیں بچھی ہوں، کاروبار تباہ ہو جائے تو لوگ خاموش نہیں رہ سکتے۔ حکومت کے خلاف مظاہرے اور پرتشدد ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں۔ حکومت جب اندرونی مسائل میں الجھی رہے گی تو دوسرے معاملات پر توجہ نہیں دے سکے گی۔ ہر ملک میں غدار اور بے ضمیر لوگ آسانی سے دستیاب ہو جاتے ہیں جو چند ٹکوں کی خاطر اپنی ماں کا بھی سودا کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کو بڑی آسانی سے پاکستان میں بھی ایسے لوگ مل گئے تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے حکومت سے ناراض تھے۔ ان میں زیادہ تعداد جوانوں کی تھی۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود وہ بے روزگار تھے۔ انہیں شکوہ تھا کہ انہیں جائز حقوق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ بہت سی دوسرے عوامل بھی حکومت سے ان کی ناراضگی کا سبب بنے ہوئے تھے۔ کوئی راشی افسروں سے پریشان تھا اور کوئی پولیس کی زیادتیوں کا شکار۔ ایسے نوجوان بڑی آسانی سے راہ کے ہاتھ لگ گئے۔ ہنڈا عناصر اس کے علاوہ تھے جو معمولی سی رقم کے لیے درجنوں بے گناہوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ لیکن وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی،
लेकिन ये सब लोग गैर तरबियत याफ्ता थे। इसमें शुबा नहीं कि वो राइफल का ट्रैगर दबाना जानते थे, मगर किसी प्लानिंग के बगैर काम कर रहे थे। बाद लोग पकड़े गए तो चंद थप्पड़ खाने के बाद ही उन्होंने एतराफ कर लिया कि उन्हें दहशत गर्दी के लिए भारत से पैसा और असला मिल रहा है। इस तरह राह का नाम भी सामने आ गया। यह मंसूबा भी अशोक प्रधान का था कि नौजवानों को पहले बाकायदा तरबियत दी जाए, उसके बाद उन्हें मैदान में उतारा जाए। इस मकसद के लिए उन्हें नागराज जैसे आदमी की तलाश थी जो इन दिनों आदिनाथ मंदिर के प्रोध को मौत के घाट उतार कर मंजरनामे पर उभरा था। हुकूमत खुफिया तौर पर उसकी हौसला अफजाई करने लगी। नागराज बुनियादी तौर पर जराइम पेशा आदमी है। हुकूमत उसके जराइम को नजरअंदाज करती रही और उसे हाथ पैर फैलाने का मौका मिलता रहा और फिर नेताओं ने उससे मुलाकातें शुरू कर दी। नागराज से अशोक प्रधान की मुलाकात गोया इस मंसूबे की तकमील थी। मंसूबा यह था कि माउंट एबू की पहाड़ियों में ऐसे कैंप कायम किए जाएं जहां आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाए। नौजवानों को दहशत गर्दी की तरबियत देने के लिए माहिरीन को भी यहाँ भेज दिया गया।